कोई 1, 2, 3 नहीं 700 से जायद हवा की बेटियों को जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया जाता रहा। उनकी बरहना वीडियो फिल्म्स रिकॉर्ड की जाती रहीं। उन गैर इखलाकी वीडियोस को मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर बेचा जाता रहा। 700 से जायद उन बेटियों के ऊपर बर्बरियत ढाई जाती रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मुझे कहते हैं अनिला ज़का। कहते हैं कि जब कोई रोती आंख से कह देता है कि मैं तुम्हारा मामला अल्लाह के सुपुर्द कर रहा हूं, तो यकीन करें अर्श से लेके फर्श तक हर चीज हिल जाती है। जी हाँ, आज जिस वाक़े का मैं जिक्र करने जा रही हूं उसमें कोई 1, 2, 3 नहीं 700 से जायद हवा की बेटियों को जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया जाता रहा। 700 से जायद उन बेटियों के ऊपर बर्बरियत ढाई जाती रही। उनकी बरहना तस्वीर ली जाती रही, उनकी वीडियो फिल्म्स रिकॉर्ड की जाती रही। उन गैर इखलाकी वीडियोस को मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर बेचा जाता रहा। ये हवा की बेटियां मिन्नतें समाजते करती रहीं, लेकिन इनकी सुनने वाला कोई न था। मैं बात कर रही हूँ विहाड़ी जिनसी स्कैंडल की। ये वाकया डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी में पेश आया। ये जिनसी स्कैंडल जिस शख्सियत के घर में पेश आया वो कोई आम शख्सियत नहीं, वो कोई आम दिहाड़ीदार तबके से ताल्लुक नहीं रखते, कोई मिडिल क्लास फैमिली नहीं, या वो कोई एलीट क्लास फैमिली ऐसी नहीं जिनकी तमाम तर जो परवरिश है वो शायद बैरून मुल्क पाई हो उन्होंने। ये जी हाँ, इनकी परवरिश भी इसी शहर में हुई और ये एक मजहबी घराना है। देखने वाले जो डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी से ताल्लुक रखते हैं, डिस्ट्रिक्ट पाकपतन से ताल्लुक रखते हैं या इस मजहबी घराने को वैसे जानते हैं, वो समझ रहे होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। अपने नाजरीन जो नहीं जानते इस घराने को, उनके नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि ये काजी वहाज अहमद नूरी का घराना है जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम आयद किया गया है। और कारी वहाज अहमद नूरी का मैं अगर आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं तो ये खतीब पाकपतन बाबा फरीद दरबार के रह चुके हैं, साथ साथ महकमे औकाफ के भी खतीब साबिक रह चुके हैं। मजहबी तौर पर लोग बड़ी अकीदत से इनको मानते हैं, लोग इनके आगे झुकते हैं, इनकी बड़ी इज्जत करते हैं और इन्हें बड़ी मजहबी तौर पर जो एक मोहब्बत होती है उस निगाह से इनको देखा जाता है। कोई सोच भी नहीं सकता कि जो शख्स मजहब के इतने करीब हो उसके अपने घर में घिनौना धंधा हो रहा होगा। और ये घिनौना धंधा करने वाले कोई और नहीं, काजी वहाज साहब के अपने 2 बेटे हैं जिसमें हामिद वहाज सर फहरिस्त है। और ये रिकॉर्डिंग्स भी इनके अपने घर में ही होती रही। 1 साल पहले जब टीम पुकार को ये पता चला और उस वक्त इनकी अपनी बहू थी जिसने ये सारी फुटेजेस जो थी वो लीक आउट की, इन्होंने अपनी उस बहू को बाद में तलाक भी दे दी, उसको घर से निकाल दिया। और उसने जो फुटेज लीक आउट की उसमें देखा जा सकता था कि काजी वहाज साहब का जो बेटा है वो खुद एक गैर इखलाकी जो वीडियो फिल्म है उसकी रिकॉर्डिंग कर रहा है। एक कपल है बेड के ऊपर, वो किसी से इंस्ट्रक्शंस ले रहा है कि इसको ऐसे बनाया जाए, ऐसे किया जाए। और ये फुटेज उनकी जो घर में बहू थी उसने अपने मोबाइल से रिकॉर्ड कर ली और उसने हमारे टीम मेंबर को दी, जिसके बाद ये मामला जो है वहां पर ठप हो गया क्योंकि कोई स्ट्रॉन्ग और एविडेंस सामने नहीं आया। इस मामले की तह तक जाने के लिए हमें बहुत सारे और शवाहिद इकट्ठा करने थे और फिर एक प्रेशर आ गया, बहुत सारा लाइव थ्रेट्स भी आते रहे, लेकिन हम जुस्तजू में लगे रहते रहे। इससे पहले कि अब हम अपने नाजरीन के सामने तमाम तर चीजें लेके आते, हम अपने नाजरीन को दिखाते, हमने कोशिश की कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ये चीजें आपके सामने रख सकें। और कुछ टीवी चैनल्स ने अब इसको कवर भी कर लिया है, कुछ टेलीविजन स्क्रीन पर अभी आप ये प्रोग्राम अब देखें भी गए जिन्होंने इसको सारा स्क्रिप्ट करके पुलिस के साथ इसको रेड भी किया है। और अब मैं आपको इसकी डिटेल्स बता दूं कि हामिद वहाज साहब और उनके भाई 700 से ज्यादा लड़कियों को नौकरी का झांसा देकर घर बुलाते रहे, ऑनलाइन काम करने के हवाले से उनको घर इंटरव्यू के लिए बुलाते रहे। कुछ लड़कियों के साथ तो उन्होंने उनकी मर्जी के साथ मुबैना तौर पर उनको झांसा देकर उनके साथ ये वीडियोस रिकॉर्ड की। और कुछ लड़कियां ऐसी थी जिनके साथ जबरदस्ती रेप करके ये वीडियोस रिकॉर्ड की जाती रही और बाद में उनको जान से मारने की धमकियां दी जाती रही, जिसकी बुनियाद पर ये तमाम लड़कियां खामोश रहीं, कुछ अपनी इज्जत की वजह से तो कुछ अपनी जान बचाने की वजह से, और नौकरी किसी को भी ना मिली। ये मामला जूं का तू चलता गया। लेकिन कहते हैं ना कि जब पापों का घड़ा भर जाता है तो फिर पकड़ होती है। और अब कुछ दिन पहले तक जो डीपीओ तैनात थे डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी में, ईसा खान सुखेरा साहब, हैट्स ऑफ टू यू ईसा साहब, मैं आपकी इस दिलेर अंदाज को खराज तहसीन पेश करती हूँ कि हमारी उस वक्त की निशानदेही पर आप अब तक काम करते रहे और आपने बिलाखिर
ان ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچانے تک اپنا فرض ادا کیا. اب چونکہ عیسیٰ صاحب کا وہاں سے تبادلہ کر دیا گیا ہے, کافی پریشر بھی آ چکا ہے اوپر چیزوں کا, کچھ عیسیٰ صاحب کا ٹینیور بھی وہاں پورا ہو گیا تھا, تو ان کو وہاں سے اب ٹرانسفر ہو کر کسی اور شہر جانا تھا, اور غالباً شاید اب وہ ڈسٹرکٹ قصور میں آ کے تعینات ہو گئے ہیں. تو عیسیٰ صاحب نے اپنی موجودگی میں جس حد تک وہ اس معاملے کو پایا تکمیل تک پہنچا سکتے تھے انہوں نے پہنچایا, اور انہوں نے جو ایلیٹ کے کمانڈوز تھے اور ساتھ پولیس فورس کی بھاری نفری بھیج کر 1 سال بعد جب انہیں علم ہوا اور وہاں سے شواہد اکٹھے کرنے کے حوالے سے ان کے پاس چند چیزیں سامنے موصول ہوئی جس کی نشاندہی ہم بھی 1 سال سے کر رہے تھے, ٹیم پکار بھی کر رہی تھی, تو انہوں نے وہاں پر ریڈ کیا اور وہاں سے قاضی وحاد صاحب کے 2 بیٹوں کو گرفتار کیا گیا. دونوں بیٹوں سمیت ایک اور شخص بھی تھا. 3 ملزمان موقع سے گرفتار کیے گئے. گھر میں 3 خواتین بھی موجود تھیں, 3 لڑکیاں موجود تھیں جو کہ ان کا کوئی ریلیشن بلڈ ریلیشن نہیں تھا ان کے ساتھ. وہ کیوں تھی گھر میں, آپ بہتر انداز میں سمجھ سکتے ہیں کہ انہیں کس مقصد کے لیے گھر میں رکھا گیا تھا, ان کے ساتھ کیا ہوتا تھا. وہ 3 خواتین بھی وہاں سے گرفتار کر لی گئی. اب حامد وحاد صاحب نے چلاکی یہ کی کہ جس وقت انہیں وہاں جا کر میڈیا کے کچھ لوگ ساتھ تھے, کچھ اینکر پرسنز تھے, کچھ کیونکہ یہ معاملہ 1 سال سے چل رہا تھا, ہم بھی اسے پوائنٹ آؤٹ کر رہے تھے, تو اس وقت انہوں نے میڈیا کے سامنے ڈرامے بازی کی اور وہ USB نگل لی. اب اس USB میں وہ مین ایویڈنس تھے جس میں قاضی وحاد کے دونوں بیٹے سامنے نظر آ رہے تھے اور ان کے ہی اپنے گھر میں یہ ریکارڈنگز ہو رہی تھی. پولیس کے مطابق تھانہ سٹی کے ایک ASI بابر سعید جن کا نام ہے, ان کے مطابق جو ویڈیوز وہاں سے برآمد کی گئی ہیں وہ 700 سے زائد ویڈیوز ہیں. اب جو USB حامد نے نگل لی, حامد وحاج نے نگل لی, اس USB کو حامد وحاج کے پیٹ سے نکالنا بھی ضروری تھا, حامد وحاج کی جان بچانا بھی ضروری تھا. ایسے میں فوری طور پر حامد وحاج کو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر وہاڑی منتقل کر دیا گیا. وہاں پر فوری طور پر پولیس نے اس کو NG کیا. آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ نیزل اسٹامک میں اتارا گیا ہے, اس کو آکسیجن دی جا رہی ہے, اس کو فوری طور پر انستھیزیا دیا گیا تاکہ وہ کوئی اوپر سے پانی وانی نہ پیے یا کچھ اس کی جان کو نقصان نہ ہو سکے. اس کو فوری طور پر پولیس کے کمانڈوز بھی ساتھ ہیں, میڈیا کی بڑی تعداد بھی ساتھ تھی, اور وہاں پر جناب کچھ اینکر پرسنز بھی ساتھ تھے, اور ڈاکٹرز کی بڑی ٹیم نے اس وقت اس کا فوری طور پر جو ہے الٹرا ساؤنڈ کیا گیا. اس الٹرا ساؤنڈ کو جو وقتی طور پر دکھایا جاتا رہا وہ کہ اس الٹرا ساؤنڈ میں وہ پیٹ میں USB کا پیس نظر آ رہا ہے. ابھی یہ کاروائی تب تک مکمل ہو رہی تھی جب تک عیسیٰ خان سکھیرا صاحب ڈسٹرکٹ وہاڑی میں بطور DPO تعینات رہے. اب ڈاکٹرز نے کہا کہ یا تو یہ سرجری کر کے USB نکالی جائے گی فوری طور پر, یا ان کو انیما کر کے فوری طور پر USB ان سے پاس آؤٹ, ان کے اسٹول کے ذریعے پاس آؤٹ کی جائے گی, یا وامٹس کروائی جائیں گی کہ شاید USB باہر آ جائے. اللہ اللہ کر کے چند ہی گھنٹوں میں USB باہر آ گئی. لیکن اس دوران کیا ہوتا ہے کہ DPO وہاڑی عیسیٰ خان سکھیرا صاحب کا تبادلہ ہو جاتا ہے, ان کا نوٹیفیکیشن جاری ہو جاتا ہے, ان کو وہ چارج چھوڑنا پڑ جاتا ہے, اور ایک بڑا پریشر بلٹ ہو جاتا ہے پولیس ڈپارٹمنٹ کے اوپر. اس معاملے کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے کیونکہ ان ملزمان کا تعلق ایک نامور بڑے مذہبی گھرانے کے ساتھ ہے. پولیس پہ بھی پریشر بلڈ کیا جاتا ہے, یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ اس معاملے کو جیسے تیسے کر کے دبایا جائے. تو ہم نے دیکھا کہ پولیس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کوتاہی اب برتی جاتی ہے جب ان کا ایک دلیر DPO وہاں سے چینج ہو جاتا ہے. تو ہم نے دیکھا کہ تھانہ صدر کی پولیس FIR لانچ کرتی ہے, اور ایک نہیں 2 FIRs لانچ کی جاتی ہیں. دونوں خواتین کے نام سے منسوب ہوتی ہیں, لیکن تعجب دیکھیے کہ ان FIRs میں خواتین میں سے کسی کا نام تک درج نہیں ہوتا. سین میم لکھ کر سم تھنگ اس طرح کے الفابیٹس لکھ کر وہ FIR لانچ کر دی جاتی ہیں. پھر اس FIR کو لانچ کرنے کے بعد جب انکوائری میں معاملہ آگے لے جایا جاتا ہے, کیونکہ دلیر DPO تو چینج ہو جاتا ہے جو 1 سال سے اس پر کام کر رہا ہوتا ہے, تو پولیس ڈپارٹمنٹ کو پیچھے سے منہ کو شاید شوربا لگ جاتا ہے, یا وہ ڈر جاتے ہیں, یا پریشر لے جاتے ہیں, یا کیا ہوتا ہے. یہ تو بہترین طریقے سے IG صاحب اس کو بتا سکتے ہیں کہ پولیس نے کس چیز کا پریشر لیا. پھر ان FIRs کے ساتھ کسی قسم کا ریکارڈ نتھی نہیں کیا جاتا. جب عدالت میں آپ نے ریکارڈ پیش کرنا ہے ان FIRs کا, تو وہ ان ویڈیوز کا کوئی ریکارڈ جو 700 سے زائد ویڈیوز آپ نے ریکور کی ہیں, اور اس دن آپ نے ریڈ کے دوران بتایا, آپ کے تھانہ سٹی کی ASI نے بتایا کہ وہ ویڈیوز 700 سے زائد ہیں جن کو ریکارڈ میں لیا گیا, تو FIR کے ساتھ وہ ریکارڈ کیوں نہیں نتھی کیا گیا. اس کے بعد آگے آ جاتے ہیں. پھر جب اس شخص کے پیٹ سے وہ USB ریکور کر لی جاتی ہے, جو کہ ہمارے ٹیم پکار کے سورس نے ہمیں بتایا, وہ ڈاکٹر جو سرجری کے دوران اندر موجود تھے, انہوں نے بتایا کہ سرجری کی نوبت نہیں آئی, انیما کے ذریعے ہی USB پاس آؤٹ ہو گئی تھی, اور وہ USB کو بہت بڑی USB نہیں تھی, ایک چھوٹی USB تھی جو کہ پاس آؤٹ ہو گئی تھی, اور وہ بالکل صحیح سلامت حالت میں پاس آؤٹ ہوئی ہے, اس میں ڈاٹا موجود ہے. تو اس معاملے کو کیوں دبایا جانے لگا؟ وہ USB اب کیوں کہا جا رہا ہے کہ اس شخص کے پیٹ میں نہیں تھی؟ اس کو جوڈیشل کیا جائے گا, آگے وہاں پر جیل میں اس کو ایڈمٹ کیا جائے گا,
वो बीमार है, उसके पेट में से ऐसा कुछ नहीं निकला, तो वो जो रिकॉर्ड उस वक्त अल्ट्रासाउंड में जो नजर आ रहा था, वो जो यूएसबी का पीस पेट में नजर आ रहा था, वो क्या था? वो कोई जिन भूत था पेट के अंदर? या उसके बाद ऐसा कौन सा प्रेशर आ गया कि उस यूएसबी को ही बताया गया पुलिस डिपार्टमेंट की जानिब से कि ऐसी कोई चीज नहीं थी, जबकि 1 साल पहले इन्होंने अपनी बहू को इस बात पर तलाक दी। 1 साल से ये मामला चलता आ रहा। वो ख्वातीन जो मुद्दइया थी उनको सामने अगर नहीं लाया जाना था तो पुलिस ने अपनी मुद्दइयत में उस वक्त ये एफआईआर क्यों नहीं लॉन्च की? एक कोई भी फेक मुद्दइया बनाकर उस वक्त ये एफआईआर क्यों लॉन्च की गई? ये तमाम तर हकीकत थी मामले को रफा दफा करने के लिए। अब मेरे सुनने वाले नाजरीन समझ सकते हैं कि मामला हकीकत पर मबनी था, मामले में कोई झूठ नहीं था। काजी वाहिद साहब के दोनों बेटे गैर इखलाकी वीडियोस बनाने का काम करते हैं और ये धंधा इनका काफी अरसे से चलता आ रहा है। काजी वहाज अहमद नूरी साहब के इल्म में भी तमाम तर चीजें मौजूद हैं। बहुत सारी ख्वातीन जिनसे दरिंदगी का निशाना बनती रही लेकिन चुप रही। बिलाखिर जब पुलिस ने हिम्मत करके कार्रवाई की तो ऐसी कौन सी सियासी पुश्त बनाई थी कि इनको फौरी तौर पर मामला दबाना पड़ा और यूएसबी को गायब करना पड़ा? इस तरह के जिनसी स्कैंडल जब हम मीडिया वाले, हम सहाफ़ी हिम्मत करते हैं सामने लाने की, पुलिस डिपार्टमेंट में से कोई ना कोई दिलेर अफसर उठता है और हिम्मत करता है इन चीज़ों को एक्सपोज करने की, तो फिर ये मामला जब दबा दिए जाते हैं तो फिर इस रियासत में, इस वतन में हवा की बेटियां ऐसे जिनसी दरिंदों से कैसे महफूज रहें? जो वीडियोस मंजर आम पर आई जो 700 से ज्यादा थी, उसमें एएसआई थाना सिटी के बकौल बहुत सारी वीडियोस ऐसी थी जिनमें रेप किया जा रहा था। तो सोचिए, जिस खातून के ऊपर ये बर्बरियत ढाई जा रही होगी, उस वक्त उसके दिल से जो आह निकल रही होगी वो सीधी अर्श फर्श तक जा रही होगी। ये मामला अगर किसी भी सियासी असर और रसूख की बदौलत आज दबा दिया जाता है, इस पे कानूनी कार्रवाई नहीं होती, तो हम चुप नहीं बैठेंगे। हम सहाफ़ी बिरादरी बाकायदा तौर पर इस पर वावेला करते रहेंगे जब तक जिन्होंने कार्रवाई करनी है उन्हें होश के नाखुन ना आ जाए। पुलिस डिपार्टमेंट से मेरा मुतालबा है कि अगर ईसा खान सुखेरा जैसा दिलेर अफसर ये कार्रवाई करने में कामयाब हो गया था, तो जो नए डीपीओ साहब आए हैं, खुदारा मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके आगे कि इस मामले को दबाइए मत। आज 700 हैं, कल इन ख्वातीन की तादाद 1400 हो जाएगी, फिर 2100 हो जाएगी और करते करते हजारों पर मुश्तमिल हो जाएगी। इसको अपना फर्ज भी समझिए, अपनी वर्दी की अहमियत को समझिए, साथ साथ एक नेकी भी समझिए, इंसानियत के नाते भी इन दरिंदों को कैफिर किरदार तक पहुंचाइए। अगर आपसे मंसूर साहब, आप जो मौजूदा डीपीओ हैं, अगर आपसे ये कैफिर किरदार तक नहीं पहुंचाए जाते तो खुदारा फिर आप ये सीट छोड़ दीजिए। अगर आपने इस सीट पे बैठ के सिर्फ प्रेशर लेना है, आपने इस मामले की तह तक नहीं जाना, आपका अंदर भी जानता है, मेरा दिल भी जानता है, वो 700 लड़कियां भी जानती हैं, वो तमाम तर सहाफ़ी बिरादरी जो दिन साथ थे, सब लोग जानते हैं कि हकीकत क्या है। लेकिन अगर आप कागजों में अदालत के सामने हकीकत को बदल दें तो आप अल्लाह की पकड़ में हैं। और मैं तब तक इस मामले पे चुप नहीं रहूंगी, क्योंकि 1 साल पहले से ये मामला मेरी नज़र में है और हम इस पे काम कर रहे थे, हम लोग कोशिश कर रहे थे। किसी वजह से मैं टेलीविजन स्क्रीन पर इसको फौरी तौर पर नहीं ला सकी, लेकिन हैट्स ऑफ टू माय अदर कंपेनियंस, मेरे वो साथी एंकर्स, मेरे वो सहाफ़ी बिरादरी जो उस वक्त मौके पे साथ थी, क्योंकि टीम पुकार के बहुत सारे लोग इस पे काम कर रहे थे और 1 साल से कर रहे थे। हम चाहते थे कि इन लोगों को मंजर आम पर लाया जाए। वो मैं ले आई, मेरे अलावा और लोग साथ मौके पे चलकर जाके ले आए। वो मैं समझूंगी कि एक काविश है हम सबकी। तो खुदारा ये जो सहाफ़ियों ने एक काविश की है, इसको पाया तकमील तक पहुंचाइए, इन दरिंदों को कैफिर किरदार तक पहुंचाइए, ताकि किसी और की बेटी रुस्वा ना हो। ये मजहबी घराना मजहब की आड़ में जो कुछ दरिंदगी ढा रहा है, इनका बेनकाब होना बहुत ज़रूरी था। इनके पापों का घड़ा भर गया था और अब ये बेनकाब हो चुके हैं। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे, जो आईजी साहब आपकी सरबराही में, आपका डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी और उसकी पुलिस जो प्रेशर ले रही है, उस प्रेशर को आपने तोड़ना है। और अगर आप भी किसी प्रेशर के नीचे हैं तो अफसोस है मुझे डॉक्टर उस्मान साहब आपसे। मैं आपसे उम्मीद रखती हूँ कि आप खुद नोटिस लेंगे और इन मुजरिमों को कैफिर किरदार तक पहुँचाएंगे। और मुझे मरीम नवाज साहिबा वज़ीर आला पंजाब हैं, खातून हैं आप, मुझे आपसे उम्मीद है कि आप उन 700 हवा की बेटियों का दर्द समझेंगे। इस उम्मीद के साथ मुझे इस व्लॉग से इजाज़त दीजिए। अगले व्लॉग में किसी नए टॉपिक, किसी बड़ी स्टोरी के साथ दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।